सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। फटाफट क्लास से जुड़ जाइएगा। आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। फटाफट क्लास से विद्यार्थीगण जुड़ जाइएगा। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पिछली क्लास में जो है वो हिंदी की प्रमुख जो बोलियां हो सकती हैं, पहले तो हिंदी के जो कह सकते हैं कि उपभाषा या जो क्षेत्र हो सकता है उसकी बात कर रहे थे। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, ठीक है, और पूर्वी हिंदी। तो हम लोग ये देख रहे थे कि फटाफट क्लास से जुड़ते चले जाइएगा। जैसा कि आपको पता है हम लोग ब्रज भाषा और अवधि की बात कर रहे हैं कि अवधि जो है, तो अवधि के बारे में कल हम आपको बताए थे और आज की क्लास में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ब्रज भाषा। तो पहले दोनों का एक बेसिक जो है, दोनों के बारे में जो इनका मध्यकालीन जो काल रहा उसमें साहित्यिक भाषा के रूप में किस प्रकार से अवधि और ब्रज भाषा का प्रादुर्भाव हो गया, कैसे विकास हुआ है। प्रादुर्भाव भी नहीं कहेंगे, प्रादुर्भाव या उसकी उत्पत्ति तो बहुत पहले से ही समझ में आती है, लेकिन उसका जो विकास है वो मध्यकाल में बहुत अच्छे से हुआ, ठीक है। और सूफियों के प्रभाव में आकर के या फिर काव्य धारा में राम भक्ति की बात करिए या कृष्ण भक्ति की बात करिए या सूफियों की, तो सब है वो अवधि और ब्रज को जो है वो फलने फूलने का मौका मिला। कल हम लोग बात कर रहे थे कि अवध का मतलब ये है कि अयोध्या से ये निकला है, यानी जो फैजाबाद अयोध्या का जो इलाका है उत्तर प्रदेश का, वहां जो है वो राम की जन्मभूमि भी है। इसलिए राम काव्य धारा के जो लोग थे, जो राम को आधार बना करके और काव्य की रचना करते थे, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा, ठीक है। और किस पर? अवधि पर। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं ब्रज भाषा। तो यहां से ये हम मिटाए नहीं है, ये हम छोड़ करके रखे हैं क्योंकि फिर ये दोहरकामा हो जाएगा समझाना। तो ये यहां से कनेक्ट होता है कि हिंदी में आप देख रहे हैं एक तरफ पश्चिमी हिंदी और दूसरी तरफ पूर्वी हिंदी। पश्चिमी पूर्वी हिंदी के बीच में जो है वो राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी भी है, तो उसको हमको नहीं छेड़ना है। राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी को छोड़ दीजिए। हम लोगों को काम है एक पश्चिमी हिंदी से और दूसरा पूर्वी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी में हम लोग पूर्वी हिंदी में जो सबसे प्रमुख जो है, पूर्वी हिंदी में जो सबसे प्रमुख जो है वो अवधि, उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो सबसे प्रमुख है उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पूर्वी हिंदी में जो सबसे प्रमुख है, पूर्वी हिंदी में जो सबसे प्रमुख है अवधि, उसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। आज जो क्लास में करने वाले हैं वो पश्चिमी हिंदी में जो सबसे प्रमुख जो है वो ब्रज भाषा। देखिए ये बोली है, ब्रज जो है, देखिए ये हिंदी भाषा है और ये जो है सो आप कह सकते हैं कि ये क्षेत्र कह सकते हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, इसको आप उपभाषा भी कह सकते हैं। तो हिंदी, हिंदी की उपभाषा के रूप में जो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी और पूर्वी हिंदी। और ये जो है बुंदेली या ब्रज या कन्नौजी, ये सब बोली है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोली जो है यानी ब्रज और अवधि जो है, यदि वाकई में देखा जाए तो बोली है, लेकिन मध्यकाल में ये भाषा थी। ब्रज और अवधि जो है वो बोली है, आज के डेट में भी इसको भाषा कहना ठीक नहीं है। लेकिन भाषा की परिभाषा में या उसके मानकों पर ये खरा नहीं उतरे ब्रज और अवधि। लेकिन मध्यकाल में इतना भयंकर इनका विकास हुआ साहित्यिक रूप में कि इनको भाषा कहना हम लोगों की मजबूरी हो जाती है। खड़ी हिंदी से पहले इन लोग बहुत ही चरमोत्कर्ष पे थे। कौन? ब्रज भाषा और अवधि। तो ब्रज भाषा, जिस तरीके से अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी के, जिस तरीके से जो अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी के अर्धमागधी अपभ्रंश से है, उसी प्रकार से जो है
उसी प्रकार से जो है ब्रज भाषा का संबंध पश्चिमी हिंदी के जो है वो सौर सेनी अपभ्रंश से है। तो हम लोग ये जरूर याद रखेंगे कि सौर सेनी अपभ्रंश से ही जो है ये इसकी उत्पत्ति हुई है ब्रज भाषा की। सौर सेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा की उत्पत्ति हुई है। उसी प्रकार से जो है अर्ध मागधी अपभ्रंश से अवधि की उत्पत्ति हुई थी। अर्ध मागधी अपभ्रंश से वो किसकी उत्पत्ति हुई थी? अवधि की, जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्यों आता है? क्योंकि ये जो है अपेक्षाकृत पूर्वी क्षेत्र में है। ये अवध का क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश का जो फैजाबाद से और इधर के क्षेत्र में बोला जाता है। और ये जो ब्रज वाला जो है वो आपको उधर पश्चिम साइड में, दिल्ली साइड में, यहां यदि आपको मानचित्र दिख रहा है तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये जो ब्लैक कर रहे हैं ये पश्चिमी क्षेत्र है, और ये वाला जो हम ब्लैक कर रहे हैं ये पूर्वी क्षेत्र है। ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये वाला जो है वो पश्चिमी क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। तो पूर्वी क्षेत्र से सटा हुआ है ये वाला इलाका जो है अवध वगैरह का, इसलिए इसको पूर्वी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ब्रज भाषा को पढ़ने वाले हैं। ब्रज भाषा के बारे में जानकारी देखो, एग्जाम का टाइम आ रहा है, यदि एग्जाम जल्दी में लेगा तो आपको एक गोता लगाने की जरूरत नहीं है कि बहुत विद्वतापूर्ण एकदम इतना ज्यादा पता चले कि अवधि और ब्रज भाषा ही जो है सो 10 को किताब जुगाड़ करके और 2 महीना तक इसी को पढ़ रहे हैं, तो कहां टाइम में है? नहीं समझ के बात के। आपको एक बेसिक जानकारी रखना है, जो बाकी विद्यार्थियों को रहता है वो आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, उसी में यदि आप पेशेंस से यदि एग्जाम सवाल बनाएंगे तो 2-4 सवाल आप बाकी लोगों से आगे रहिएगा। समझ गए? बहुत ज्यादा ऐसा काबिल नहीं समझना है कि 150 में 150 मार के आना है, मतलब ऐसा दिमाग में कि 150 में एको सवाल नहीं छूटना चाहिए। आपको पास होना है कि आपको सपना मुंगेरी लाल का देखना है। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग अवधि की बात कर लिए थे, आज हम लोग ब्रज भाषा की बात करेंगे। ब्रज भाषा जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से संबंधित है। ब्रज भाषा सौरसेनी अपभ्रंश से संबंधित है, उसी जिस प्रकार से अवधि जो है वो अर्ध मागधी से, ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से संबंधित था अवधि। ठीक है, और अवधि का संबंध पूर्वी से है। ठीक है, जबकि ब्रज भाषा का संबंध पश्चिमी से है। ये क्लियर हुआ? यानी पश्चिमी जो हिंदी है उसमें ब्रज भाषा है, और ब्रज भाषा आज हम लोगों को पढ़ना है फटाफट। तो ब्रज भाषा आप हेडिंग डाल लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग, ये तो आप समझ रहे हैं, ब्रज भाषा के सबसे पहले क्षेत्र की चर्चा करेंगे। सबसे पहले ब्रज भाषा के क्षेत्र की चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के अधिकांश डिस्ट्रिक्ट में, अधिकांश नहीं, उत्तर प्रदेश के अधिकांश पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट में जो दिल्ली के आसपास से सटे हुए हैं वहां पर ब्रज भाषा बोली जाती है। ऐसे ब्रज जो है वो मथुरा, अब ये सौरसेनी आप देख रहे होंगे, सौरसेनी ब्रज ई कोची है भैया, सौरसेनी कैसे? देखिए मथुरा जो है वो सूरसेन की राजधानी हुआ करती थी। अब सूरसेन जो था वो 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था। ये बात समझिए, 16 महाजनपद था। लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास जो है वहां पर, 1 मिनट, 16, ठीक है, तो 16 महाजनपद में से सूरसेन जो है एक महाजनपद था, उसी की राजधानी मथुरा थी। और मथुरा जो है वो मथुरा के क्षेत्र में ये भाषा प्रचलित हुई। ठीक है, सीधी सी बात है कि मथुरा का संबंध कृष्ण से है, जिस प्रकार अयोध्या का संबंध जो है राम से है, उसी प्रकार मथुरा का संबंध कृष्ण से है। इसलिए कृष्ण के ऊपर जो है इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा जो है वो रचनाएं की जाएंगी। ठीक है, तो सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। वहां पर गायों का खूब जो है वो क्षेत्र था, चारागाह, बहुत समतल जगह है। तो उस क्षेत्र को जो है गोष्ठी गायों या फिर जो है चारागाह क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये जो सूरसेन या मथुरा का क्षेत्र है वो गोष्ठी गायों या फिर चारागाह क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी जो ये जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का जो संबंध है वो गोष्ठी से भी है, चारागाह से भी है, पशुपालन से भी है, और कहीं ना कहीं सूरसेन
जनपद से भी है, इसीलिए इसको सौरसेनी कहा जाता है। ब्रज भाषा को का जो जो उत्पत्ति हुआ है, अपभ्रंश से तो होबे करेगा, लेकिन अपभ्रंश में भी कौना अपभ्रंश, तो सौरसेनी अपभ्रंश, तो सूरसेन से संबंधित है। अरे सूरसेन इलाका था भाई, जो मथुरा का क्षेत्र है वो सूरसेन राज्य कहलाता था। मथुरा तो राजधानी थी, मथुरा तो राजधानी थी, सूरसेन राज्य था, तो सूरसेन में बोला जाता था, ठीक है। इसलिए जो है, तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में बोली जाती है ये, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान के लगभग 4-5 जिलों में, और इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के गुड़गांव आदि क्षेत्रों में भी ये भाषा बोली जाती है। तो ब्रज भाषा का सबसे पहले लोकेशन हम लोग फटाफट देख लेते हैं। आप ब्रज भाषा का क्या लिख लीजिएगा, ब्रज भाषा का जो है वो क्षेत्र लिख करके हेडिंग डालिएगा, ब्रज भाषा का क्षेत्र, ब्रज भाषा का क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रज भाषा का जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्षेत्र क्या है। ब्रज भाषा का जो सबसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है वो है मथुरा, अलीगढ़ और आगरा। ये सवाल कई बार पूछा जाता है। बहुत सारे क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी है, हरियाणा के गुड़गांव क्षेत्र में भी है, भरतपुर, अलवर, तमाम प्रकार के, जयपुर साइड में भी जो है सो बोला जाता है, बहुत क्षेत्र है। लेकिन जो है, यदि आप मानचित्र समझते हैं तो आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, ये जो इलाका है ये पश्चिमी यूपी का है, ये जो इलाका है मान लीजिए ये पूर्वी का है, तो पश्चिमी यूपी जो है, भारत का नक्शा तो नहीं है, तो पश्चिमी यूपी जो है वो पश्चिमी यूपी से सटा हुआ जो इलाका होगा, पश्चिमी यूपी से जो सटा हुआ इलाका होगा एक, वो आपको पंजाब और दिल्ली और हरियाणा का होगा, तो हरियाणा के गुड़गांव में भी बोला जाता है। और राजस्थान का बॉर्डर इससे टच करेगा, तो राजस्थान का वह डिस्ट्रिक्ट जो मथुरा साइड से टच करेगा वहां पर भी बोला जाएगा। और मध्य प्रदेश का वह डिस्ट्रिक्ट, ये बीच में मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का वह डिस्ट्रिक्ट झांसी ग्वालियर साइड वाला, जो आपको थोड़ा सा दिल्ली साइड से यानी पश्चिमी यूपी से टच करेगा, वहां पर भी ये बोला जाएगा। बात समझने का प्रयास करिएगा। तो एक पूरा इलाका है, इसको ये जो बोला जाता है, कोई वो भाषा का जो क्षेत्र है, उसको इससे थोड़ी मतलब है कि आप पॉलिटिकल मैप में आपका बिहार पड़ रहा है कि राजस्थान पड़ रहा है कि बांग्लादेश चला गया, वो तो इस गोला में बोला जाएगा। अब ये गोला में उत्तर प्रदेश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, जैसे मथुरा हो गया, आगरा हो गया, या फिर आपका जो है सो अलीगढ़ हो गया, या फिर बदायूं हो गया, इस तरीके से जो क्षेत्र है यहां पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का ग्वालियर टच करेगा, इसका जो है सो अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, ये क्षेत्र राजस्थान वाला टच करेगा, तो वहां पर जो है सो ये बोली जाती है ये भाषा, ब्रज भाषा। आपको रटने का चक्कर नहीं है। आप मानचित्र यदि आपके पास है भारत का, तो उसमें आप देखिएगा कि भारत के मानचित्र में ये जो डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है वो मिला जुला करके आसपास वाले हैं। तो ये पश्चिमी है ना, ये पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र है ना, तो पश्चिमी माने भारत के पश्चिम साइड में, और पूर्वी का मतलब कि अवधि पूर्वी हो जाएगा, इसलिए अवधि को पूर्वी में रखते हैं। अब ये पश्चिमी में हो जाएगा, नहीं जन बात के। तो पश्चिमी के अंदर कौन कौन, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में मुख्य रूप से ब्रजभाषा प्रचलित है आज के डेट में। आज जहां पर ब्रजभाषा बोली जाती है, आज जहां ब्रजभाषा बोली जाती है, यूपी, मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी, राजस्थान और हरियाणा वगैरह क्षेत्रों में पहले वो अपभ्रंश का क्षेत्र था, लेकिन बाद में ब्रजभाषा वो क्षेत्र को ले लिया, ठीक है। तो इसीलिए उसको जो है कहा जाता है कि जो
ऐसनकावा अपभ्रंश जो सूरसेन के इलाके में बोला जाता था। सूरसेन का इलाका था भरतपुर, झुंझुनू तक था राजस्थान में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर तक जाता था, और इधर उत्तर प्रदेश का ढेर सारा मैनपुरी, एटा, बंदायूं, आगरा, अलीगढ़, ये सब जो है, मथुरा, ये पूरे इलाके जो थे वो थे आपके जो है उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के गुड़गांव तक जाएगा। तो ये जो क्षेत्र रहेंगे ये ब्रज भाषा के क्षेत्र कहलाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले क्षेत्र से शुरू किया जाए। क्षेत्र आपको क्लियर होना चाहिए। क्षेत्रों को हम 4 भागों में बांट देते हैं अलग अलग ये में। तो डिस्ट्रिक्ट बांट, ये जिला लिख दे, ये क्या उसको बोलते हैं, राज्य लिखते हैं। सबसे पहला है वो यूपी, यूपी लिख दे रहे हैं। दूसरा एमपी, तीसरा हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा लिख देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो, हरियाणा, और एक हो जाएगा आपको राजस्थान, राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा और राजस्थान। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ब्रज भाषा के ये 4 राज्यों में जो है मुख्य रूप से क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा और अलीपुर, ये तीनों मेन क्षेत्र हैं। मथुरा, आगरा और अलीपुर तीनों मेन क्षेत्र है। इसके अलावा एटा, मैनपुरी, बहुत सारे जिले मिल जाएंगे जिसमें ये बंदायूं, बहुत सारे जिलों में ये मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश का मेन जो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इसको मैं लाल से लिखता हूं जिसके आपको याद रहे, मथुरा, मजाक नहीं है, मथुरा प्लस अलीगढ़, अलीगढ़ प्लस आगरा। ध्यान दीजिएगा, यूपी के MBA ट्रिक याद रखिएगा। ये जो ब्रज भाषा जो है वो ब्रज भाषा 3 अक्षर से मिलेगा, M से, B से और A से, इसके अलावा नहीं। ब्रज भाषा का जो क्षेत्र रहेगा वो MBA का रहेगा, उत्तर प्रदेश का MBA। जो म से रहेगा जिला उत्तर प्रदेश का, या फिर जो आपको A से रहेगा, और इसके बाद जो है सो जो B से रहेगा, A, B और M से। दूसरा आपको रहेगा जो बुलंदशहर, B से बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, एटा, मैनपुरी, मैनपुरी। इसके बाद आपको बंदायूं, बरेली। आप देख रहे हैं कि या तो ए से है, या तो बी से है, या तो एम से है। ठीक है, तो मथुरा, अलीगढ़, आगरा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा, ये केंद्र है। ये जो है वो ब्रज भाषा का केंद्र क्या है, तो उत्तर प्रदेश का मथुरा, अलीगढ़ और आगरा जो है वो ब्रज भाषा का क्या है, केंद्र बिंदु है। मथुरा, अलीगढ़ और आगरा ब्रज भाषा का केंद्र है। उत्तर प्रदेश के ये मुख्य जिले हैं जहां पर जरूर बोली जाती है ब्रज भाषा। और ये पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है, ये पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है, इसीलिए इसको पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हैं। मध्य प्रदेश का ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट सिर्फ जो है, ग्वालियर के भी कुछ भागों में, पूरे ग्वालियर में नहीं, ये ब्रज भाषा बोली जाती है। तो मैं लिख देता हूं कि मध्य प्रदेश का ग्वालियर, ग्वालियर। हरियाणा की बात करिएगा तो गुड़गांव, सिर्फ हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहेगा, गुड़गांव, याद रखिएगा। राजस्थान की बात करिएगा तो आपको सबसे पहला लिख देता हूं भरतपुर, धौलापुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाएंगे। तो ब्रज भाषा के क्षेत्र की यदि बात करी जाए, ब्रज भाषा के, तो यूपी के कुछ जिले आप देख लिए, मध्य प्रदेश के देख लिए, गुड़गांव आप हरियाणा का देखे, और राजस्थान में जो है भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो ये डिस्ट्रिक्ट आप याद रखें, बस इतने याद रखना है। तो आपको इसमें से कोई एक जिला दे देगा, पूछ लेगा कौन सा ब्रज भाषा का क्षेत्र है अथवा नहीं है। तो ब्रज भाषा का क्षेत्र में आपको ये याद रखना है, ब्रज भाषा का क्षेत्र में ये आपको याद रखना है। यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, ये सब पश्चिमी में हो जाएंगे। ये पश्चिमी में, भारत के मानचित्र में देखिएगा तो ये पश्चिमी में, उत्तर और पश्चिमी में चले जाएंगे। लेकिन बाकी जो आप अवधि देख रहे थे, ये पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। तो इस तरीके से आप भाषा का क्षेत्र देख लिए। इसकी कुछ बोलियां हैं जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ये ब्रज भाषा का ये क्षेत्र हो गया,
तो ब्रज भाषा का अलग अलग क्षेत्र में जो है वो उपबोली के रूप में जो है बोला जाता है। जैसे आप हिमाचल साइड में चले जाइएगा तब भूक्सा एक जनजाति है जो भूक्सा बोलती है। नैनीताल साइड में जो है भूक्सा बोलती है, तो उसको भूक्सा ब्रज ब्रज कहा जाता है। तो ब्रज भाषा, ब्रज का जो है वो अलग अलग उसका बोली भी है। तो ब्रज का आप हेडिंग डाल लीजिए, ब्रज की बोलियां, ब्रज भाषा की, ब्रज भाषा की बोलियां। तो ब्रज भाषा की बोलियां, यदि ब्रज को यदि भाषा मान लिया जाए तो इसकी जो है बहुत सारी बोली हो जाएगी। ब्रज भाषा की क्या हो जाएगी? तो ब्रज भाषा की ढेर सारी बोलियां हो जाएंगी। ब्रज भाषा की ढेर सारी क्या हो जाती हैं? बोलियां हो जाती हैं। कौन कौन बोली? इसमें भूक्सा सबसे पहला इंपोर्टेंट आएगा, जो सबसे इंपोर्टेंट नाम है। पहला आप लिखेंगे भूक्सा, जो आपका पहाड़ी क्षेत्र में ये बोली जाएगी, नैनीताल साइड में। दूसरा आपको जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में गांवारी, गांववारी। एक और है मथुरा में, मथुरही भी बोलते हैं, मथुरही, मथुरही नहीं सॉरी मथुहरी बोलते हैं, मथुहरी। ठीक है। तो भूक्सा नैनीताल साइड के क्षेत्र में, गांवारी जो है वो आपको आगरा साइड में, मथुहरी मथुरा साइड में। इसके बाद यदि बात करें तो ढोलापुरी, ढोलापुरी भी इंपॉर्टेंट है, ढोलापुरी ये राजस्थान साइड में। इससे पहले ये उत्तर प्रदेश का एक और हो जाएगा जिसको अंतर्वेदी कहा जाता है, और ये जो है एटा मैनपुरी के क्षेत्र में अंतर्वेदी बोली जाती है। अंतर्वेदी जो ब्रज भाषा है वो एटा मैनपुरी क्षेत्र में, ढोलापुरी ढोलापुर में, गांवारी आगरा क्षेत्र में, गांवारी आगरा क्षेत्र में, मथुरही मथुरा के क्षेत्र में, भूक्सा नैनीताल के क्षेत्र में, भूक्सा नैनीताल के क्षेत्र में, भूक्सा नैनीताल के क्षेत्र में, गंवारी जो है वो आगरा के क्षेत्र में। अरे आगरा के क्षेत्र में, आगरा में आप जाइएगा ताजमहल देखने तो वहां पर आपको कोई ब्रज भाषा बोलते हुए मिलेगा। तो ब्रज भाषा में भी आप हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते ये पता करने का प्रयास करेंगे कि ब्रज में ये कौन वैरायटी का ब्रज बोल रहा है भाई, ब्रज में भी ये कौन वैरायटी का ब्रज बोल रहा है। तो आप देखेंगे कि ये गांववारी ब्रज बोल रहा है। आगरा ताजमहल में आप देखने के लिए जाएगा तो गांववारी, भूक्सा नहीं बोलेगा। अब नैनीताल, शिमला, नैनीताल आप घूमने के लिए गए हैं, वहां पर कोई ब्रज यूज कर रहा है गांव देहात के क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में, तो आप जानेंगे कि वो ये भूक्सा जनजाति है जो भूक्सा ब्रज बोल रहा है। तो नैनीताल के क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो भूक्सा है नैनीताल क्षेत्र में। और ये आप गंवारी आगरा के क्षेत्र में, मथुहरी जो है वो मथुरा के क्षेत्र में। इसके अलावा अंतर्वेदी ये लिखा हुआ है, अंतर्वेदी ये एटा मैनपुरी बंदायु ये क्षेत्र में। अभी हमने लिखा एटा में, मैनपुरी में, बंदायु, एटा मैनपुरी बंदायु। ठीक है, बरेली भी आ जाएगा। तो एटा मैनपुरी बंदायु ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं जहां पर ब्रज भाषा बोली जाती है। लेकिन इसमें भी सूक्ष्मता से यदि देखा जाए कि किन जिलों में कौन सी बोली बोली जाती है, ब्रज भाषा का भी कौन वेराइटी है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इन क्षेत्रों में एटा मैनपुरी बंदायु आदि में जो है वो अंतर्वेदी बोली जाती है। तो इस तरीके से अंतर्वेदी जो है, ढोलापुरी, एक आध गो और जैसे जादोबाटी, ये आपको राजस्थान के क्षेत्र में बोला जाएगा। अभी आप देख रहे थे भरतपुर करौली, भरतपुर करौली धौलापुर क्षेत्र में जो है वो आपको जादो बाटी बोली जाती है। भरतपुर धौलापुर आदि क्षेत्र में जो है वो क्या बोली जाती है? जादो बाटी बोली जाती है। ठीक है। और राजस्थान के ही क्षेत्र में एक और ढांगी या ढांगी बोली जाती है। थोड़ा थोड़ा मैं हिंट्स कर देता हूं कि कहां पर क्या बोला जाता है। भूक्सा नैनीताल में, भूक्सा नैनीताल क्षेत्र में, ये गंवारी जो है आगरा क्षेत्र में, गंवारी कहां? आगरा क्षेत्र में। मथुरही आप नाम जान, मथुरा क्षेत्र में, मथुरा क्षेत्र में। अंतर्वेदी जो है वो उत्तर प्रदेश का एटा जिला है, मैनपुरी है, मैनपुरी है। इन सब चीजों में बंदायु बरेली, बंदायु बरेली ये सब जिलों में। ढोलापुर जो है ढोलापुर क्षेत्र में ही जो है, ढोलापुर क्षेत्र में, ढोलापुर क्षेत्र में, ढोलापुर क्षेत्र में। जादो बाटी भरतपुर और करौली में,
मतलब कि राजस्थान में। तो यदि आपको बोला जाएगा कि जादो बाटी जो ब्रज भाषा है वो भारत के किस राज्य में बोली जाती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तो आपको यह कहना होगा कि जादो बाटी जो है, जादो बाटी जो है वो चूंकि भरतपुर और करौली का है और भरतपुर और करौली डिस्ट्रिक्ट जो है वो राजस्थान का है, इसलिए जादो बाटी जो है वो आपको राजस्थान की एक बोली है ब्रज भाषा के रूप में। नजर मार के, तो राजस्थान में ये बोली जाती है, भरतपुर करौली के क्षेत्र में जादो बाटी, ढांगी भी जो है वो आपको राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाएगी। तो इस तरीके से ब्रज भाषा की बोलियों के बारे में आप समझे, तो ब्रज भाषा का क्षेत्र, ब्रज भाषा का बोली, ये दो इंपोर्टेंट चीज जो है सबसे पहले आप इस ग्राफ के अनुसार जो है सो ध्यान में रखिएगा, याद करने में सहूलियत होगी, आसानी होगी। आप ब्रज भाषा का क्षेत्र देखें, ब्रज भाषा की बोली देख लिए, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पश्चिमी जो क्षेत्र रहेगा वहां पर जो है ब्रज भाषा का प्रभाव है। हम लोग धीरे धीरे जो है देखो, जिस तरीके से अवध क्षेत्र में, अयोध्या के क्षेत्र में अवधि का विकास हो रहा था, उसी टाइम लगभग जो है वो ब्रज मथुरा के क्षेत्र में जो है वो ब्रज भाषा का भी विकास हो रहा था। अवधि जो है वो मध्यकाल में आकर के चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया, उसी तरीके से ब्रज भाषा भी जो है वो मध्यकाल में ही जो है वो चरमोत्कर्ष पे पहुंचेगा। ठीक है, 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में जो है, 16वीं शताब्दी में जो है वो चरमोत्कर्ष पे पहुंचेगा। तो यहां पर जो है एक चीज जो है लाइन लिख देता हूं कि ब्रज भाषा जो है, ब्रज भाषा को भाषा का जो वास्तविक रूप है वो प्रदान हुआ 18वीं शताब्दी में। यह सवाल पूछा हुआ है, वास्तविक स्वरूप, क्योंकि पुराने जमाने में जो है कह सकते हैं कि चूंकि पुराने जमाने में ये जो था, प्रारंभ में इसको क्या बोलते थे, पिंगल बोलते थे, पिंगल बोलते थे प्लस भाखा बोलते थे। भाखा, भाखा से ये क्या था, प्रसिद्ध था। तो ये मैं इसलिए लिख दिया हूं कि पुराने समय में जो है आप 1000 ईस्वी या आप देखिएगा 1100 1200 ईस्वी में, 1300 ईस्वी में, तो इसको जो है वो ब्रज भाषा नहीं बोला जाता था। ये अपभ्रंश से विकसित होते होते जो है वो आपको कहलाता था पिंगल या भाखा। तो पिंगल और भाखा के रूप में यह प्रसिद्ध था। लेकिन 17वीं 18वीं शताब्दी आते आते जो है इसको तब जाकर के ब्रज भाषा कहा जाने लगा। साहित्य तो रचे ही जा रहे थे, बोली तो बोली ही जा रही थी, लेकिन इसको जो भाषा का एक जो दर्जा जो प्राप्त होता है वो 18वीं, इसके पहले जो है लोग इसको पिंगल के नाम से जानते थे। ध्यान दीजिएगा, यह भी पूछा हुआ सवाल है कि पिंगल किसको कहा जाता है, या ब्रज भाषा को पुराने जमाने में क्या कहा जाता था। तो ब्रज भाषा को पुराने जमाने में पिंगल कहा जाता था, या फिर भा और खम्या करखा भाखा कहा जाता था। तो ये भी आप जो है सो ध्यान में रखिएगा। हम लोग ब्रज भाषा का क्षेत्र बोली देख लिए। ब्रज भाषा का प्राचीनतम स्वरूप बहुत ठीक नहीं था, इसका कोई अस्तित्व विशेष नहीं था, इसको भाखा या पिंगल कहते थे। ब्रज भाषा का विकास जो है वो 3 तरीके से होता है। ऐसे हम लोग जैसे तुलसीदास और जायसी को आधार बना रहे थे, विशेष करके मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत जो रचना है वो अवधि की एक बड़ी ही प्रसिद्ध, अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। और तुलसीदास की रामचरितमानस का तो कहना ही कुछ नहीं है, वो तो पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से हम लोग जायसी को आधार बना करके कि जायसी के पूर्व और जायसी के काल का और जायसी के बाद का अवधि की चर्चा करते थे, उसी तरीके से जो है हम लोग ब्रज भाषा को बात कर लेंगे। इसको टारगेट रख करके सूरदास को। तो सूर के पूर्व, सूर
कालीन और सूर्यदास के बाद। वो जिस तरीके से तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो आधार रीढ़ का काम कर रहे थे, और जिन्होंने फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया था अवधि को, उसी प्रकार से सूरदास जो थे, या फिर जो अष्टछाप जो कवि हुए सूरदास के अलावा बाकी 7 जो कवि हुए जिन्हें अष्टछाप के अंतर्गत रखा जाता है, उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। उन्होंने क्या करा कि मध्यकाल में ब्रज भाषा को अर्श फर्श से अर्श पे पहुंचाने का काम किया। तो हम लोग थोड़ा सा इसका प्राचीन स्वरूप देख लेंगे, ठीक, यानी सूरदास से पहले वाला। इसको आप ब्रज भाषा का आदि या आरंभिक काल भी आप इसको कह सकते हैं। तो ब्रज भाषा का आरंभिक काल को आप सूरदास के पूर्व का काल कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ब्रज भाषा का जो है वो जो चरमोत्कर्ष का काल था वो सूर के काल का था, मतलब सूरदास के सूरदास कालीन जो ब्रज भाषा थी वो जो थी वो चरमोत्कर्ष पे थी, ठीक है। और इसको आप मध्य कह सकते हैं। और जो आधुनिक क्षेत्र आएगा, आधुनिक काल आएगा, वो आधुनिक काल में रीति काल से संबंधित जो कवि होंगे बिहारी टाइप के वो रचेंगे, लेकिन ये ब्रज भाषा का प्रयोग करेंगे। लेकिन चूंकि वो दरबारी कवि जनरली हुआ करते थे, राजाओं महाराजाओं को खुश करने के चक्कर में सत्यानाश कर दिए। खड़ी बोली का बहुत तगड़ा विकास हो रहा था, ब्रज भाषा टिक नहीं पाया, ब्रज भाषा को धाराशाही कर दिया गया। जब रीति काल आया तब जो है वो ब्रज भाषा धीरे धीरे धाराशाही होने लगी और खड़ी बोली से टक्कर नहीं ले पाई। शुरू में भी ये बहुत अच्छी नहीं थी, ये पिंगल या भाखा के नाम से जानी जाती थी। मध्य काल में जब आती है तो जो है वो क्या करती है कि बहुत भयंकर इसका प्रादुर्भाव साहित्यिक बड़ा जो है सो इसका विस्तार होता है, और रीति काल में आते आते जो है वो इसकी स्थिति फिर से चौपट होने लगती है। तो इसका ये विकास का एक साधारण सा जो है सो यात्रा है। तो हम लोग जो है 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। एक जो है सो ब्रज भाषा का प्रारंभिक काल, ब्रज भाषा का मध्यकाल और ब्रज भाषा का आधुनिक काल। जो हमारा हिंदी साहित्य से मतलब नहीं होगा, जो हिंदी साहित्य में आप देखते होंगे आदिकाल, भक्तिकाल, फलना काल, उससे लेना देना नहीं है, उससे लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन यहां इसका जो, चूंकि इसका शुरुआत तो 1000 से हो रहा है निजरमत के, तो हाँ ये बात है कि इसका जो मध्यकाल होगा वो हिंदी के भी मध्यकाल से मैच कर जाएगा, ये बात अलग है। तो हम लोग डाल लेंगे हेडिंग कि ब्रज भाषा का विकास कैसे हुआ। तो ब्रज भाषा का जो विकास होगा वो 3 तरीके से इसको हम लोग बांट लेंगे। ब्रज भाषा का जो विकास होएगा वो 3 वेराइटी से इसको हम लोग बांट लेंगे। 3 आराम से, बहुत कोई समस्या नहीं है, आराम से, कोई दिक्कतें नहीं है। सबसे पहला जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आरंभिक काल। सबसे पहला कौन हो जाएगा? आरंभिक काल। सबसे पहला कौन हो जाएगा जी? आरंभिक काल, जो लगभग 1000 से 1400 ईस्वी के आसपास तक चल सकता है। दूसरा जो हो जाएगा, अलग अलग तरीके से भी लोग इसको बांटते हैं, एक हो जाएगा मध्यकाल, एक हो जाएगा मध्यकाल। ध्यान दीजिएगा, वो हिंदी वाला एकदम एक्यूरेट नहीं मैच करेंगे। यहां ब्रज भाषा का मध्यकाल है, ब्रज भाषा का आरंभिक काल है, ध्यान से समझिएगा, ये हिंदी वाला नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज आ जाइएगा। और एक हो जाएगा ब्रज भाषा का आधुनिक काल, जो सर्वाधिक जो इसका जो विस्तार होगा। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। ब्रज भाषा का आधुनिक काल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं आरंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है। ये 3 तरीके से हम लोग इसको बांट करके समझ लेते हैं। आरंभिक काल कुछ नहीं है भाई, 1000 से 1400 ईस्वी को कहेंगे, कितना से कितना को कह देंगे, तो इसको जो है आरंभिक काल 1000 से 1400 ईस्वी को कहेंगे। ये जो होगा वो 1400 से 1800 ईस्वी के आसपास का हो जाएगा, और ये जो है वो 1800 से लेकर के अभी तक का हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको आप बांट सकते हैं, आरंभिक काल, मध्यकाल और किसको? आधुनिक काल को, ठीक है।
आरंभिक काल में स्थिति ठीक नहीं थी। जैसा कि आपको पता है, ब्रज भाषा को पिंगल कहा जाता था या भाखा के रूप में यूज होता था। हम लोगों को यह समझ लेना बस ये है कि आरंभ में कहां कहां से कुछ रचनाएं जहां से इसका संकेत मिलता है कि भाई ये ब्रज का ही आदि रूप था, ब्रज का ही आदि रूप था। हम लोग इसमें ये सिर्फ देखने का प्रयास करेंगे आरंभिक काल में कि कुछ कुछ रचनाएं क्या उपलब्ध हैं जिसके आधार पर हम लोग कह सके कि ब्रज का उसमें फीलिंग आता हो। पूर्णतः ब्रज नहीं आपको आएगा, क्योंकि अपभ्रंश का आदिकाल में जो ब्रज भाषा का जो आदिकाल हम लोग करें, यानी में 1000 से लेकर के 1300-1400 ईस्वी तक जो है ब्रज भाषा पर अपभ्रंश का बहुत तगड़ा प्रभाव था। अपभ्रंश का इतना प्रभाव था कि ब्रज भाषा अंदर कहीं चला गया था। तो ब्रज भाषा वो निखर करके, जैसे नहीं होता है कि कोई चीज बीज है लेकिन उस पे इतना ज्यादा मिट्टी उट्टी लगा हुआ है कि वो अभी सामने अंकुरित नहीं। यहां पे जो है वो धीरे धीरे आपको थोड़ा सा आरंभिक काल में थोड़ा थोड़ा अंकुरन बस दिखाई देगा, लेकिन मध्य काल में जो है वो आपको विशाल पेड़ बन करके खड़ा हो जाएगा ब्रज जो है। और आधुनिक काल में जो है फिर से ये झुरमुड़ाने लगेगा, फिर से इसकी पत्तियां झड़ने लगेंगी और ये फिर से इसकी डालियां टूटने लगेंगी और फिर से ये पत्नोन्मुख हो जाएगा। तो यहां पर ये विस्फोटक रूप धारण करेगा मध्यकाल में। मध्यकाल में जो है ये बहुत विस्फोटक रूप धारण करेगा, इतना आप समझ रहे होंगे। आदिकाल में कुछ नहीं है, आदिकाल में अपभ्रंश का जबरदस्त प्रभाव था। एक लाइन आप जरूर लिख लीजिएगा कि आदिकाल में जो है, आदिकाल में अपभ्रंश का, पहले तो इसको ऐसे कर, आदिकाल में क्या है, तो आदिकाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अपभ्रंश का प्रभाव अधिक था। अपभ्रंश का जो है वो प्रभाव भयंकर था। देखिए, एक आदिकाल में ब्रज भाषा में जो है एक जैन मुनि हुआ करते थे, हेमचंद्र। तो हेमचंद्र की रचनाओं में जो है, हेमचंद्र की रचनाओं में जो प्राकृत व्याकरण, तो उसमें जो है ये जो अपभ्रंश इस तरीके का फीलिंग देता है कि जैसे लगता है कि ब्रज भाषा का ही जो है सो यूज हुआ हो। तो सबसे पहला एक बेसिक सा बात यह है कि जब आदिकाल, जब ब्रज भाषा का आदिकाल पढ़ेंगे तो हम लोग हेमचंद्र का जो व्याकरण जो है उसको हम लोग जरूर बात करेंगे, प्राकृत व्याकरण की बात करेंगे। ये जैन मुनि थे, तो हेमचंद्र के जैन मुनि जो हेमचंद्र थे उनका जो प्राकृत व्याकरण था उसमें जो है वो अपभ्रंश और ब्रज भाषा दोनों का मिक्स स्वरूप नजर जरूर आता है। मतलब ऐसा लगता है कि उनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद ये फीलिंग देता है कि लगता है कि ब्रज यहां कहीं ना कहीं जन्म ले रहा था। ठीक है, तो एक लाइन आप इसमें जरूर लिख लीजिएगा कि जैन मुनि हेमचंद्र जो थे, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जैन मुनि जो थे हेमचंद्र, जैन मुनि कौन रहेंगे, हेमचंद्र। तो हेमचंद्र की जो रचना होती है, हेमचंद्र की एक रचना है प्राकृत व्याकरण, और ये प्राकृत व्याकरण जो है इसमें सबसे पहला जो है से क्या मिलता है, स्पष्ट जो है वो छाप मिलेगा, अपभ्रंश स्पष्ट छाप मिलेगा किसका ब्रज का मिलेगा। ठीक है, स्पष्ट छाप किसका मिलेगा, ब्रज का मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो जैन जो तपस्वी थे हेमचंद्र, उनकी रचनाओं से ये क्लियर होता है कि ठीक है, अब जो है अब ये ब्रज भाषा का कहीं ना कहीं कुछ ब्रज भाषा का प्रादुर्भाव हो रहा था। कुछ महत्वपूर्ण रचना जो आदिकाल में बहुत कम ही रचना है, कुछ यदि प्रमुख रचनाओं की यदि हम लोग बात करेंगे तो इसमें ब्रज भाषा की कुछ प्रमुख रचना जो आदिकाल से संबंधित होती हैं, तो प्रमुख रचना की यदि बात करिएगा तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला जो है वो आपको सबसे पहला जो रहेगा वो आपको प्रद्युम्न चरित्र है जो अग्रवाल का है। दूसरा जो है वो महाभारत है, महाभारत कथा है जो विष्णुदास का है, महाभारत कथा। तीसरा जो है वो बेताल पचीसी है,
बेताल पचीसी है, जो है मानिका है, बेताल पचीसी मानिका है। तो इस तरीके से कुछ रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाओं में प्रद्युम्न चरित्र, महाभारत कथा और बेताल पचीसी इंपोर्टेंट है। बेताल पचीसी इंपोर्टेंट है। ये कई बार पूछता है कि प्रद्युम्न चरित्र या महाभारत कथा है, प्रद्युम्न चरित्र हो या प्रद्युम्न चरित्र हो, चाहे आप देखिएगा प्रद्युम्न चरित्र हो, चाहे चाहे महाभारत कथा हो, चाहे जो है बेताल पचीसी हो, ये ब्रज भाषा से संबंधित है कि नहीं? तो है। लेकिन ब्रज भाषा के ये क्या चरमोत्कर्ष पे थे? नहीं। इसमें इनकी रचनाओं में, इन रचनाओं को यदि हम पढ़ते हैं तो हमको ब्रज भाषा का गंध भर आता है, ब्रज भाषा का गंध आता है। ब्रज भाषा चरमोत्कर्ष पे सूरदास के टाइम पहुंचेगा ना, अष्टछाप जो कवि होंगे उनमें पहुंचेगा ना। यहां से ये कहां से पहुंच जाएगा? तो प्रमुख रचना जो होंगे वो प्रद्युम्न चरित्र, महाभारत। प्रद्युम्न चरित्र जो है, प्रद्युम्न चरित्र जो है ये अग्रवाल कवि की रचना है। किसकी रचना रहेगी सर? अग्रवाल। तो प्रद्युम्न चरित्र किसकी है सर? अग्रवाल, अग्रवाल कवि की। ये महाभारत जो है वो विष्णुदास की है सर, विष्णुदास। महाभारत कथा जो है वो विष्णुदास की है सर। और जबकि बेताल पचीसी जो है वो मानिक की है सर। किसकी है सर? मानिक की है। तो कुल मिला करके जो है आप देखेंगे कि आरंभिक काल में जो है कुछ ही रचना है जिससे हम लोगों को किसके बारे में? ब्रज भाषा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आज बेसिक बात बता रहे हैं, बाकी जो है वो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसमें ये भी चर्चा करेंगे कि इनमें क्या क्या चीजें रहेंगी। मध्यकाल में हम लोग जो है जब आते हैं तो 1400 से 1800, इसमें हम लोगों को डिटेल में बात करना है कि कौन कौन से कवि और कलाकार आएंगे जो ब्रज भाषा को चरमोत्कर्ष पे पहुंचा देंगे। अभी ये एक पौधे का जो बीज होता है वो ये इस रूप में आप देख सकते हैं। आदिकाल में चाहे वो बेताल पचीसी की बात करिएगा, चाहे महाभारत कथा की बात करिएगा, या फिर प्रद्युम्न चरित्र की बात करिएगा, तो ये सब में जो है वो आपको बस ब्रज भाषा का क्या मिलेगा? ब्रज भाषा का बस जो है वो आपको अंकुरण ही मिलेगा। इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा जो है ये क्या हो गया था, ये बहुत ज्यादा विकसित हो गया था। तो मध्यकाल में आते आते जो है ब्रज भाषा जो है वो क्या हो जाएगा कि जिसको पिंगल और भाखा कहा जाता था, उससे सबसे पहले क्या हो जाएगा कि उतर करके ब्रज भाषा के रूप में आ जाएगा। जिसको, जैसे नहीं कि कोई बच्चा होता है तो आप बचपन में उसको क्या करते हैं? चिढ़ाते रहते हैं। लेकिन चिढ़ाते रहते, जैसे ही वो टीन एज में आता है, युवा अवस्था को ग्रहण करता है, तो वो क्या कर देता है कि उन चीजों को छोड़ देता है। मतलब कि आप उससे चिढ़ाइएगा तो फिर कपार फोड़ देगा। 13 साल 14 साल का यदि बच्चा हो गया है, यदि उठपटांग उसके साथ यदि आप कुछ कहे, जो आप 6-7 साल का, 8 साल का, 9 साल का था तो कुछ कह देते थे तो हंस करके चला जाता था। लेकिन जब वो 13-14 साल का हो गया है तो कुछ कहिएगा तो कपारे फोड़ देगा। तो यही आपको जो है सबसे पहले, जिसको ये पिंगल कहा जाता था, इसको आदिकाल में, पुराने जमाने में ये पिंगल जो है वो या भाखा से छोड़ करके ये ब्रज भाषा के रूप में स्थापित होएगा। तो पहली विशेषता या पहली बात जो मध्यकाल में जो इसका जो एक विकास जो हो रहा है, तो पिंगल या भाखा को छोड़ करके ये ब्रज भाषा का रूप धारण करेगा। तो सबसे पहली बात कि ये पिंगल या भाखा क्या क्या चीज है? तो सबसे पहला लाइन इसमें ये लिखने हैं आपको कि ये पिंगल या भाखा को छोड़ करके जो है आप लिख सकते हैं कि अब पिंगल एवं भाखा जो बोल रहे हैं वही लिख दे रहे हैं। भाखा को छोड़ यह ब्रज भाषा के रूप में क्या होगी? ब्रज भाषा के रूप में स्थापित हो जाएगी। यह भाषा जो है, ठीक है, यह भाषा जो है वो आपको जो है वो पिंगल और भाखा अब नहीं कही जाएगी। अब इसको क्या कहा जाएगा? ब्रज भाषा कहा जाने लगेगा।
अब जो है आपको इसमें जानना है कि कुछ संत कवि हुए हैं, जैसे आप सूरदास की बात कर लीजिए या फिर दादू की बात कर लीजिए, रैदास की बात कर लीजिए, इन लोगों ने क्या किया है, नानक की बात कर लीजिए। तो संत कवियों में चाहे आप सूरदास की बात कर लीजिए, नानक की बात कर लीजिए, दादू की बात कर लीजिए, रैदास की बात कर लीजिए, इन लोगों ने जो है वो ब्रज भाषा को चरमोत्कर्ष पे पहुंचा दिया। तो कुछ संत कवियों का नाम कम से कम याद रखिए, पूछता है कि कौन सा ब्रज भाषा से संबंधित है, कौन सा नहीं है, तो पहले तो ये टेंशन रहता है। तो पहले तो कम से कम आपको ये ध्यान में रखना है। तो कुछ संत कवियों के नाम आपको ध्यान में रखना है जो 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 ब्रज भाषा से संबंधित थे। तो कुछ संत कवि के नाम आप ऐसे करिएगा कि संत कवि जो ब्रज भाषा से संबंधित थे, जो ब्रज से संबंधित थे, या जिन्होंने, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि या जिन्होंने, ऐसे संत कवि जिन्होंने ब्रज भाषा को प्रभावित किया या ब्रज भाषा में जिनकी ढेरों रचनाएं हुई। तो ये जो रहेगा आपको जो है सूरदास हो जाएंगे, सूरदास बोला जा रहा है, कबीरदास हो जाएंगे, सूरदास बोला जा रहा है, कबीरदास हो जाएंगे, गुरु नानक हो जाएंगे, रैदास हो जाएंगे, रैदास हो जाएंगे और दादू हो जाएंगे। तो ये संत कवि जो है, चाहे कबीर की बात करिएगा, नानक की बात करिएगा, रैदास की बात करिएगा, दादू की बात करिएगा, कबीर की बात करिएगा, रैदास की बात करिएगा, दादू की बात करिएगा, नानक की बात करिएगा, ये सब जो है ये संत कवि थे जिन्होंने ब्रज भाषा को एक अलग ही स्वरूप प्रदान किया। तो इनका नाम आप जो है वो जरूर जो है वो क्या कर लीजिएगा कि याद रखिएगा। इनका नाम चाहे कबीर हो, नानक हो, रैदास हो या फिर जो है वो दादू हो, इनका जरूर आपको ध्यान में रखना है। संत कवियों के अलावा जो है वो जो कृष्ण काव्य धारा के जो संबंधित जो कवि थे, जिसमें सूरदास आएंगे। ठीक है, अभी सूरदास गलती से मिस्टेक से बोला जा रहा था कबीरदास के जगह पर। तो सूरदास जो रहेंगे वो अष्टछाप कवियों के अंतर्गत आएंगे, जिनको कृष्ण धारा के अंतर्गत आप मानते हैं, कृष्ण काव्य धारा, जिन्होंने कृष्ण को आधार बना करके अधिकांश से अधिकांश क्या करी, रचनाएं करी। ठीक है, तो इसमें कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत जो विद्वान आएंगे, जो कवि आएंगे, तो इसमें यह भी आपको लिख लेना चाहिए, कृष्ण काव्य का प्रभाव जो पड़ा ये बहुत भयंकर पड़ा। तो कृष्ण काव्य ये सबसे ज्यादा ब्रज भाषा पर पड़ेगा। अष्टछाप कवि इसमें आएंगे और कृष्ण 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 काव्य का जो प्रभाव पड़ेगा वो बहुत भयंकर पड़ेगा, जिसमें 7 गो दास आएंगे। ठीक है, अष्टछाप कवि इनको बोलेंगे, अष्टछाप कवि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अष्टछाप कवि। तो अष्टछाप के अंतर्गत ये जितने भी कवि रहेंगे, इन्होंने ब्रज भाषा को चरमोत्कर्ष पे पहुंचा दिया, ब्रज भाषा को चरमोत्कर्ष पे पहुंचा दिया, जिसमें सूरदास सबसे पहला नंबर पर आएंगे। तो सबसे पहला हम दास नहीं लिखेंगे, सिर्फ सूर लिख दे रहे हैं। सबसे पहला सूरदास, दूसरा नंददास, तीसरा जो है सो कुंभन दास, तीसरा जो है सो कुंभन दास। ध्यान दीजिएगा, आप दास ले, सूरदास, नंददास, कुंभन दास, सूरदास, नंददास, कुंभन दास। इसके अलावा जो हो जाएंगे वो आपको चतुर्भुज दास हैं। तो चतुर्भुज दास को हम एक चतुर्भुज खाली बना दे रहे हैं, दास जोड़ लीजिएगा। एक गोविंद दास थे, परमानंद दास थे, गोविंद दास, परमानंद दास। इसके अलावा जो है सो कृष्णदास, और इसके अलावा जो है सबसे लास्ट में जो थे वो आपके चित स्वामी थे, चित स्वामी। तो इस तरीके से जो है आप देख रहे हैं कई गो हुआ, सूरदास 1 गो, नंददास 2 गो, कुंभन दास 3 गो, चतुर्भुज दास 4 गो, गोविंद
चौथे नंबर पे चतुर्भुज दास, चौथे नंबर पे चतुर्भुज दास, इसको सिर्फ चतुर्भुज का चिन्ह बना दिए हैं। तो सबसे पहले सूरदास, नंददास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, गोविंद दास, परमानंद ये परमानंद दास, कृष्णदास और चित स्वामी। तो इस तरीके से आप कितना देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्ट छाप के ये कवि हैं और इनका प्रभाव जबरदस्त तरीके से, ये कृष्ण काव्यधारा के हैं, ठीक है। ये कृष्ण काव्य, कृष्ण को आधार बना करके ये क्या करते हैं, काव्य की रचना करते हैं। तो ये जितने भी अष्ट छाप के जो कवि रहेंगे, इनका जो है प्रभाव ब्रज पे बहुत भयंकर तरीके से पड़ेगा, ब्रज भाषा पे बहुत भयंकर तरीके से इन्होंने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा दिया, चरमोत्कर्ष पे जो है वो क्या कर दिया, जो है वो पहुंचा दिया। बाद में तुलसीदास भी आएंगे। तुलसीदास अवधि में रामचरितमानस लिखते हैं, लेकिन जब इनको विनय पत्रिका और कवितावली जैसे ग्रंथों को लिखना होगा तो ये ब्रज भाषा का यूज करेंगे। तो तुलसीदास विनय पत्रिका और कवितावली जैसी रचनाओं को जो है वो किस भाषा में करेंगे, ब्रज भाषा में करेंगे। तुलसी एक ऐसा व्यक्ति है जो कई भाषाओं का ज्ञाता था और इसलिए जो है वो ब्रज और अवधि दोनों में बरोबर रचना करते चले गए, ठीक है। तो अवधि में तो उन्होंने रामचरितमानस, लेकिन जब आप ब्रज भाषा की बात करिएगा तो कवितावली और विनय पत्रिका उनकी श्रेष्ठ रचना होगी जो ब्रज भाषा से संबंधित होगी। आपको पूछ लेगा निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसी की जो है वो ब्रज भाषा में है या अवधि में है, तो ये आपको जो है सो समझना होगा। जनरली आपको पता ही होगा, लेकिन हम आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं। अष्ट छाप, पिछले बार सवाल पता नहीं झारखंड पीजीटी में भी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन किसी पीजीटी में ही जो है सो आया है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है वो अष्ट छाप के अंतर्गत कवि नहीं आता है। तो अष्ट छाप के अंतर्गत जो है हमने बताया 8 कवियों को अष्ट छाप, तो इन्होंने क्या आधार बनाया, उन्होंने कृष्ण काव्य धारा को आधार बना करके कृष्ण पे जबरदस्त लिखा, कृष्ण पे इन्होंने जबरदस्त। कल हम लोग देख रहे थे अवधि में आप ढेर सारे जो राम काव्य धारा के थे जिन्होंने राम को आधार बना करके ढेर सारी कविताओं की रचना करी, काव्य की रचना करी, तो उसी प्रकार से कुछ लोग यहां कृष्ण को आधार बना करके और जबरदस्त रचना करेंगे। अष्ट छाप में कौन सा कवि नहीं है, ठीक है। एगो डाल देगा कोई, मीरा डाल देगा, मीराबाई, ठीक है। तो आप सोचिएगा कि मीरा तो भक्त ही थी कृष्ण की, तो आप कंफ्यूजन में रहिएगा, पता नहीं क्या होगा। अष्ट छाप के अंतर्गत कौन आएगा या नहीं आएगा ये आपको जानना जरूरी होता है। तो इस तरीके से तुलसीदास का भी अकेले योगदान रहा। ये तो अष्ट छाप के अंतर्गत ढेर सारे कवि हो गए, ठीक है, लेकिन तुलसीदास का जिक्र जरूर करना चाहिए। तो तुलसीदास की विनय पत्रिका जो है और कवितावली है जिसमें जो है ब्रज भाषा का भरपूर यूज हुआ, तो हम इसमें लिख दे रहे हैं तुलसी का योगदान क्या रहा। सबसे इंपोर्टेंट तुलसी का क्या योगदान रहा, तुलसी दास का प्रभाव या योगदान। तो तुलसीदास का यदि प्रभाव या योगदान की बात करिएगा सर, तुलसीदास के प्रभाव या योगदान की बात करिएगा तो इसमें विनय पत्रिका और कवितावली आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा सर, विनय पत्रिका और कवितावली। विनय पत्रिका नाम क्या क्या आ जाएगा, विनय पत्रिका प्लस कवितावली। ये इंपॉर्टेंट है सर, ब्रज भाषा में ये जरूरी है, पूछा जाने वाला चीज है। यदि ये आप गड़बड़ कर दिए तो बहुत बड़ा जो है सो क्या हो जाएगा, कांड हो जाएगा। इसके बाद रीति काल आएगा, तो रीति काल में भी जो है वो ब्रज भाषा चलेगा, लेकिन रीति काल में जैसा कि आप जानते हैं कि दरबारी कवियों ने जो है वो क्या करना शुरू कर दिया था कि थोड़ा सा अलग अलग अब भाषाओं का यूज और दरबार ये सिर्फ सुशोभित करने के लिए और अलंकृत प्रयोग और श्रृंगार रस आदि का भरमार कर दिया, जिससे जो है वो ब्रज भाषा खड़ी बोली से टक्कर नहीं ले पाई। ब्रज भाषा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन रीति काल में कुछ प्रसिद्ध कवि जिन्होंने ब्रज भाषा को बहुत अच्छा किया, रीति काल के कुछ ऐसे, रीति काल में ब्रज भाषा का क्या प्रभाव रहा, क्या योगदान रहा, तो इसको भी आप एक बार हेडिंग इसको डाल लीजिएगा, रीति काल में क्या कैसे फला फूला। रीति काल में, तो रीति काल में जो है वो रीति काल आते आते ब्रज भाषा को भारी पैमाने पर हानि हो गई।
रीति काल आते आते ब्रज भाषा को भारी पैमाने पर हानि हो गई, बहुत नुकसान हुआ। इसमें अब जो है वो आपको अरबी, फारसी और तुर्की जैसे जो शब्द हो गए वो ब्रज में घुसने तो जरूर लगे। इससे थोड़ा सा ये इनरिच भी हुआ, थोड़ा सा समृद्ध भी हुआ ब्रज भाषा, लेकिन बिगड़ते बिगड़ते ढेरे बिगड़ भी गया। और जो मेन जो ब्रज जो ये अष्टछाप कवियों के टाइम जो था चरमोत्कर्ष पे, वो अब नहीं रहा। वो मजा जो है वो ब्रज भाषा में अब नहीं रहा। रीति काल आते आते जो है वो समस्यात्मक हो गया। ब्रज भाषा पर रीति काल में जो है वो फारसी, अरबी और तुर्की भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है, जिसमें जो है वो ब्रज भाषा को रीति काल में भारी पैमाने पे क्षति या हानि उठानी पड़ी और धीरे धीरे इसका ह्रास देखने को मिलता है। हम शॉर्ट में इस बात को लिख देते हैं। तो ब्रज भाषा का जो है, ब्रज भाषा को अब भारी हानि होगी। भारी क्या होगी? हानि होगी, क्योंकि अब यहां पर एक चीज और है कि इसमें अरबी फारसी प्लस तुर्की का प्रभाव भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो है ये रीति काल में ह्रास ही होगा। रीति काल में जो है वो थोड़ा सा ये देख लेंगे कि कुछ योगदान किसी का हुआ है कि नहीं। तो रीति काल के कवियों का रीति काल में ब्रज भाषा पर प्रभाव, रीति काल में ब्रज भाषा पर प्रभाव। तो रीति काल में जो ब्रज भाषा पर जो प्रभाव जो छोड़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाएंगे वो हम नाम रखेंगे रसखान का। किसका? रसखान। दूसरा केशव का नाम ले सकते हैं आप, तीसरा आप घनानंद का नाम ले सकते हैं। ये सब जो कवि रहेंगे रसखान, केशव, घनानंद, ये सब जो है वो क्या करेंगे कि ब्रज भाषा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन चूंकि ये दरबारी कवि के रूप में काम करने लगे थे, इसलिए जो है ब्रज भाषा का काफी जो है ह्रास हुआ यहां पर। ठीक है, तो ये बेसिक बात है। आधुनिक काल जो है ये आप मध्य वाला समझिएगा, ये मध्य वाला नहीं समझिएगा तो ब्रज भाषा का कुछ भी आपको जीरो, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ये वाला जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ये वाला जरूर ध्यान में रखिएगा, क्षेत्र ध्यान में रखिएगा, ब्रज की कुछ जो बोलियां ये ध्यान में रखिएगा। ध्यान से ये समझिएगा, क्योंकि हम लोगों को जो है वो इसकी भाषाई संरचना पे नहीं ज्यादा जोर देना है, इसलिए जो है वो आपको ज्यादातर चांस है पूछे जाने की कि कुछ किताब उताब ही पूछा जाएगा कि ये किसकी रचना थी, ये किसकी रचना नहीं थी, या फिर एक बेसिक बात पूछा जा सकता है कि ब्रज भाषा में जो है वो क्या ब्रज भाषा का कैसे कैसे विकास हो रहा था, या ब्रज भाषा अवधि से किस प्रकार से अलग थी, क्या क्षेत्र था, कौन सी इसकी बोली थी। इन सब चीजों पे थोड़ा सा गहन नजर करना है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा गहराई के साथ गोता लगाने की आवश्यकता नहीं है। गहराई के साथ गोता लगाया जा सकता है, जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पूछा जाता है प्रश्न वो थोड़े से गहराई से भी पूछे जाते हैं, इसलिए हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से पढ़ना है हम लोगों को। तो इसको फटाफट करते। आधुनिक काल में जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, खड़ी हिंदी से टक्कर नहीं ले पाया ब्रज भाषा, और धीरे धीरे इसको जो है वो बर्बादी के जो है सो ये पे पहुंच गया। तो आप ये जानते हैं कि इसमें जो है इस समय जो है वो आधुनिक काल में जो 1800 ईस्वी से लेकर के अभी तक को कह सकते हैं, तो आधुनिक काल में ये मिक्स हो गया ब्रज भाषा में, अरबी, फारसी, तुर्की सब घुस गया। इसके अलावा जो है वो हम लोग देखते हैं कि 3 टाइप से ये बोली जाती थी आधुनिक काल में। एक तो ब्रज था, दूसरा ब्रज में खड़ी घूसल था, और तीसरा सिर्फ खड़ी भाषा, खड़ी बोली थी। तो ब्रज प्लस खड़ी और सिर्फ खड़ी, 3 तरीके से ब्रज भाषा, ये 3 तरीके से आधुनिक काल में अब जो है सो भाषाएं इस क्षेत्र में चलने लगी थी। जिन क्षेत्रों में ब्रज भाषा का प्रयोग होता था उन क्षेत्रों में अब या तो ब्रज बोली जा रही है, या तो ब्रज के साथ साथ लोग खड़ी बोली बोल रहे हैं। अभी आप गांव में चले जाइए, कुछ लोग
कुछ देर खड़ी बोली बोलते हैं, कुछ लोग मगहिया भोजपुरी में बात करते हैं, कभी कभी मिक्स जो है, कभी कभी कोनो के अंग्रेजी आता है तो दो चार लाइन अंग्रेजियों बोल देगा। तो इस तरीके से कोई स्वरूप रहता नहीं है। अभी भी वही, विशेष करके पलामू गढ़वादी के क्षेत्रों को देखिए तो भाषाई रूप में आप ये कंफ्यूज रहिएगा कि यहां पर मगही बोली जाती है कि भोजपुरी बोली जाती है कि नागपुरी बोली जाती है कि क्या बोली जाती है, किसी को कोई पता नहीं है। बहुत मिक्स टाइप की यहां पर बोली जाती है। तो उसी प्रकार से आधुनिक काल में जिन क्षेत्रों में ब्रज भाषा का प्रयोग होता था उन क्षेत्रों में अब जो है ब्रज भाषा के अलावा ब्रज प्लस खड़ी या सिर्फ खड़ी यूज होने लगा, जिससे जो है ब्रज भाषा को धीरे धीरे डाउन होना पड़ा, खड़ी से कंपैरिजन नहीं कर पाया और ब्रज भाषा धीरे धीरे माइनस में चलने लगा। हम यहां पर आधुनिक काल में यदि बात करें तो इसको तीन भागों में आप बांट सकते हैं। आधुनिक काल में जो है वो तीन शैली का यूज होता था, एक ब्रज, दूसरा ब्रज प्लस खड़ी और तीसरा जो है सिर्फ खड़ी। ब्रज प्लस खड़ी और तीसरा सिर्फ खड़ी। ब्रज भाषा में अब जो है यदि साहित्य की बात करी जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पद्य की रचना हो रही थी। गद्य की रचना जनरली जो है वो अब खड़ी हिंदी में होने लगी थी। इसमें तो रचना संभव नहीं है, ये ब्रज और ये खड़ी में एक साथ कैसे होगा, ये बोली जाती थी ब्रज प्लस खड़ी। लेकिन जहां तक ब्रज और खड़ी का सवाल है तो ब्रज भाषा में जो है वो सिर्फ कह सकते हैं कि कविता, मतलब कि अब जो है वो पद की रचना के लिए ब्रज भाषा सिर्फ प्रयोग में लाई जा रही थी आधुनिक काल में। जबकि गद्य की रचना का प्रश्न होता था। गद्य का मतलब जैसे निबंध रचा जा रहा हो, उपन्यास की बात हो रही हो, कहानी की बात हो रही हो, संस्मरण की बात हो रही हो, तो इन सब चीजों की जो रचना है वो यानी गद्य की जो रचना है वो अब जो है खड़ी बोली लोग उसको प्राथमिकता देने लगे, यानी खड़ी बोली में अब रचा जाने लगा। तो अब आधुनिक काल में क्या स्थिति हो गया, आधुनिक काल में ब्रज भाषा में सिर्फ जो है कविता की रचना होने लगी, जबकि यहां पर मध्यकाल में कोई भेदभाव नहीं होता था। जबरदस्त पैमाने पर जो है ये बात अलग है कि ब्रज भाषा जो है वो गाने वाली भाषा थी। ब्रज भाषा जो है वो आपको दोहा और कह सकते हैं कि पंक्तियों में चौपाइयों के माध्यम से इस तरीके से, लेकिन जो है ब्रज भाषा में अब जो है सिर्फ और सिर्फ कविता रचा जाने लगा। ब्रज भाषा में सिर्फ और सिर्फ पद का जो है सो क्या हो गया, प्रभाव हो गया, पद की रचना, जबकि खड़ी में गद्य की रचना हो रही थी। पद में यदि बात करिएगा सबसे प्रमुख जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पद की जो रचना थी, ये आपको जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम सुने होंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र आप नाम सुने होंगे कि नहीं सुने हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं नाम सुने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या करने लगे कि ये रचना करने लगे ब्रज भाषा में। तो भारतेंदु का नाम लिया जा सकता है। भारतेंदु के अलावा चंद्रशेखर का नाम आप ले सकते हैं। चंद्रशेखर जिन्होंने ब्रज भाषा में पद की रचना की। इसके अलावा जो है प्रताप नारायण और अंबिका दत्त का भी नाम लिया जा सकता है। प्रताप नारायण और अंबिका दत्त, ये जो लोग थे, चाहे भारतेंदु हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे प्रताप नारायण हो, चाहे अंबिका दत्त हो, ये जो लोग थे वो ब्रज भाषा में अभी भी जो है वो पद की रचना कर रहे थे। लेकिन जब गद्यों की बात आती है, गद्य की बात आती है, तो इसमें मेन जो आएंगे ये आपको लल्लू लाल आएंगे। मेन आएंगे लल्लू लाल जो रहेंगे वो क्या करेंगे कि गद्य में रचना करेंगे, जो ब्रज भाषा को आधार बनाएंगे। इसमें जो है एक चीज आपको जानना चाहिए कि यदि गद्य की बात करिएगा तो गद्य में क्या क्या हो सकता है, जैसे उपन्यास हो सकता है, जैसे नाटक हो सकता है, जैसे निबंध हो सकता है, जैसे संस्मरण हो सकता है, ये सब तो आप समझते ही होंगे। तो इस तरीके से जो है वो आपको आधुनिक काल में, लेकिन आते आते धीरे धीरे जो है वो सत्यानाश हो गया ब्रज भाषा का, और ब्रज भाषा धीरे धीरे खत्म हो गई। ब्रज भाषा का एक संक्षिप्त जो है वो आपको वर्णन हम किए, जिससे कि आपको अवधि के साथ साथ ब्रज का कैसे
कैसे जो है विकास हुआ है, वो एक संक्षेप में आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट अभी हम भेज देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी भेज देते हैं आपको। जितना देखिए अभी के डेट में जितना पढ़ा रहे हैं, यदि कंठस्थ कर लीजिएगा सिलेक्शन हो जाएगा। यदि जो पढ़ा रहे हैं, यदि उसमें आपको नहीं, यदि उसको शक पाइएगा, हम उतने पढ़ाएंगे जितना आप शक पाइएगा। मतलब कि हमको जितना आता है यदि उतना बताने लगेंगे इसमें, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, वो काम नहीं है। बात अभी ज्ञान प्रदर्शन का नहीं है, बात यह है कि जो जरूरी का चीज है वो आपको अभी जरूर बता दिया जाए। हो सकता है कि एग्जाम जल्दी हो जाए, कब होगा क्लियर नहीं है, वो जैसे कुछ से कुछ कहते रहता है, लेकिन जल्दी में हम लोग मान के चलेंगे और इसको ताबड़तोड़ करेंगे। हमारे पास जो है, हम क्या करने वाले हैं कि एक सप्ताह के अंदर जो है हम ये हिंदी भाषा का जो जितना विकास हुआ है वो ताबड़तोड़ हम खत्म करने के प्रोग्राम में है। और बीच बीच में हमारा जो हम शुरू किए हैं पदखंड, उसको भी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे विकसित करते रहेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। कम कम पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, ठीक है, बहुत ज्यादा छितराइए मत। लास्ट में एग्जाम में जाइएगा कुछ नहीं याद होगा, नहीं तो ये कुछ याद ही नहीं पड़ेगा। इसलिए जितना पढ़ा रहे सॉलिड सॉलिड एकदम पढ़ करके कंठस्थ करके एग्जाम में जाइए, सिलेक्शन 100% होगा। जेएस कॉलेज और जीएलएच कॉलेज और मेंस कॉलेज के विद्यार्थियों से ही टक्कर है, इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से टक्कर नहीं है। इस बार इलाहाबाद जेएनयू और बीएचयू वाले नहीं आएंगे, इस बार यहीं के लोग हैं जनरली। तो इसमें थोड़ा सा यदि आप सटीकता के साथ कम समय में यदि आप मेहनत कर लीजिएगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, बाकी बाद में, बाकी कहानी बाद में। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए।